हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 8। पाठ का नाम है कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी। स्टूडेंट्स, इसके पहले ऑलरेडी मैंने 7 पार्ट के वीडियो लेक्चर बना के रखे हुए हैं। यदि आपको उन वीडियोस को देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के पाठ का नाम हमारा कोशिका विज्ञान। क्या होता है कोशिका विज्ञान? मतलब कोशिका की वह विज्ञान जिसके अंदर हम लोग कोशिका के प्रकार, कोशिका की संरचना, कोशिका के अंगक, कोशिका का विभाजन, ठीक है ना, इन सभी चीजों के बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान कहते हैं। मतलब कोशिका एक तरह से क्या है? साइंस है, जिसके अंदर हम लोग कोशिका प्रकार, कोशिका की संरचना, कोशिका के अंगक, कोशिका का विभाजन, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। और जैव प्रौद्योगिकी का मतलब आपने कक्षा 9वीं में भी सीखा होगा, जिसके अंदर हम लोग ऊतक संवर्धन और जनुकीय अभियांत्रिकी, इन दो चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऊतक संवर्धन और जनुकीय अभियांत्रिकी किसे कहा जाता है? इन दोनों को मिलाकर जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसके माध्यम से किसानों और अलग अलग जाति की वनस्पतियां, अलग अलग जाति की प्राणियों को तैयार किया जाता है ऊतक संवर्धन के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पाठ को पूरा समझेंगे और एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। और ये पाठ हमारे आगे आने वाले क्लास के लिए, क्लास 11th और 12th के लिए, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक जो स्टूडेंट्स हमारा है वह है, सबसे पहले हम समझेंगे कोशिका क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे कि ऊतक किसे कहते हैं, फिर ऊतक संवर्धन क्या होता है, कोशिका विज्ञान किसे कहा जाता है, उसके बाद आता है मूल कोशिका, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा दिया गया इस पाठ के अंदर। मूल कोशिका कहाँ पाई जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो रहेगा स्टूडेंट्स, इस पाठ का बेसिक वीडियो रहेगा। आने वाली सारी वीडियोस आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कोशिका किसे कहा जाता है। क्योंकि आप लोग कक्षा 8वीं से सीखते आ रहे हो कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका क्या है, कोशिका का नाम किसने दिया था। ठीक है, तो कोशिका एक शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है, जिसको सबसे पहले रॉबर्ट विटाकर ने 1665 में खोज किया था। जिसने किया था, लकड़ी के छत्ते को, लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उन्होंने देखा तो वह मधुमक्खी के छत्ते की भांति गोल उसके अंदर कोश दिखाई दिए, और इन्हीं कोश को उसने क्या नाम दे दिया? सेलुला नाम दे दिया, कोश का नाम दे दिया, जिसका मतलब होता है छोटा सा कमरा। ठीक है, तो कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? रॉबर्ट विटाकर, जिसने 1665 में इसकी खोज की थी। तो कोशिका क्या होता है समझ में आ गया। शरीर की संरचनात्मक, हमारे शरीर की जो संरचनात्मक है और जितने जो भी कार्य करने की इकाई है उन सभी को क्या कहा जाता है? कोशिका कहते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। सेलुला मतलब क्या होता है? छोटा सा कमरा। कुछ सजीव जो होते हैं वो एक कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय सजीव कहा जाता है। और कुछ सजीव जो होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी मालूम है। कोशिका की खोज रॉबर्ट विटाकर ने 1665 में किया था। 1839 में स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया था? स्लाइडेन और स्वान ने क्या बताया था कि जितने भी मनुष्य, जितने भी सजीव हैं, वो सब के सब सजीव, जितने भी जीव हैं वो सब के सब किससे बने हुए हैं? कोशिका से बने हुए। चाहे वह एक कोशिका से बने हो, चाहे वह बहुकोशिका से बने हो, लेकिन सब के सब जितने भी सजीव हैं वो सब के सब क्या है? एक ही कोशिका से बने हुए, और उन्हीं कोशिका के अंदर उनकी सारी जीवन की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। ये किसने बताया था? स्लाइडेन और स्वान ने बताया था। ठीक है, अब आगे। कोशिका के भीतर की आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जिनसे कोशिका का कार्य नियंत्रण होता है। उन्होंने बताया कि कोशिका के भीतर क्या होती है? आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। ठीक है ना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। कोशिका के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो गुणसूत्र के अंदर आनुवांशिक जानकारी होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। ठीक है, आगे। कोशिका का विविध अध्ययन कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, कोशिका जैविकी, बायोलॉजी कहलाता है। यदि आपको कोशिका का अध्ययन करना है, कोशिका संरचना के बारे में, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका के अंगक, कोशिका का विभाजन, तो इन सभी चीजों का अगर आपको अध्ययन करना है तो उस
अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है या कोशिका विज्ञान कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले भी वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि कोशिका का विभाजन कितने प्रकार का होता है और कोशिका कितने प्रकार हैं। तो कोशिका के कितने प्रकार हैं और कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है, तो इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे दीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स ऊतक। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मालूम है हमारा जो शरीर है वो सबसे पहले कोशिका से बनता है, फिर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक तैयार करती हैं, और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है तो वो अलग अलग अंग का निर्माण करती हैं, फिर अलग अलग अंग क्या करते हैं, अंग संस्थान का निर्माण करते हैं, और पूरे शरीर का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। इस तरह से हमारे शरीर की निर्मित होती है। पहले कोशिका होता है, बहुत सारी कोशिका मिलकर ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग, अंग से अंग संस्थान, पूरा उसके बाद शरीर निर्माण होता है। तो ऊतक किसे कहते हैं, शरीर के विशिष्ट कार्य करने वाले एकत्रित आए समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊतक कहेंगे। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कोशिकाओं का समान संरचना वाला जब एक समूह आ जाता है तो उस तरह उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे ऊतक कहेंगे। और हर एक ऊतक क्या करेगा, शरीर का एक विशिष्ट कार्य करेगा। प्रत्येक ऊतक स्वयं विशिष्ट कार्य करता है, हर एक ऊतक क्या करेगा, विशिष्ट कार्य करेगा। ठीक है, अब आगे उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो मांसपेशी ऊतकों में आकुंचन प्रसरण की क्षमता होती है। जो मांसपेशी ऊतक होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आकुंचन और प्रसरण की क्षमता होती है, जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग हिल डुल सकते हैं। ठीक है ना, किसकी वजह से, क्योंकि मांसपेशियों में आकुंचन और प्रसरण की क्षमता पाई जाती है, और ये मांसपेशी जो है ये ऊतक का क्या है, एक प्रकार है। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ऊतक के 4 मुख्य प्रकार हैं। कितने प्रकार है, 4 मुख्य प्रकार हैं। पहला प्रकार जो है उपकला ऊतक है, जिसको एपिथेलियल ऊतक कहा जाता है, कक्षा 9वीं में आप लोग पढ़कर आए हो। दूसरा जो ऊतक का प्रकार है उसे संयोजी ऊतक कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में आप लोग रक्त ले सकते हो, पेशी ऊतक, मसल टिश्यू। ठीक है, चौथा है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। इस प्रकार से 4 प्रकार के ऊतक हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिसको कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि मानव के अंदर जो मांसपेशी ऊतक होता है उसकी वजह से आकुंचन और प्रसरण पाया जाए, जिसकी वजह से हम लोग हिल डुल सकते हैं। और वनस्पतियों में अगर ऊतक की बात करें, वनस्पतियों में संवहनी ऊतक होता है, जो अन्न और पानी का क्या करता है, वहन करता है। रसवाहिनी और जलवाहिनी क्या होती है, रसवाहिनी और जलवाहिनी। रसवाहिनी जो होता है वो अन्न का वहन करती है, जो पत्तियां खाना बनाती है, भोजन तैयार करती है, उसको जड़ तक पहुंचाने काम करता है रसवाहिनी। और जलवाहिनी क्या करता है, जो जड़ से पानी पूरे तने तक, पत्ती तक पहुंचाने काम कौन करेगा, जलवाहिनी करेगा। तो संवहनी ऊतक वनस्पतियों में पाई जाती है, और मांसपेशी ऊतक का एग्जाम्पल लिया यहाँ पर प्राणियों के लिए। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ऊतक का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं हिस्टोलॉजी। यदि आप सिर्फ ऊतक के बारे में अध्ययन करना चाहते हो तो उस विज्ञान की शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि ऊतक जो होता है वो बहुत सारी जब एक ही संरचना वाली कोशिकाएं आकर एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करेंगी, ठीक है, शरीर के विशिष्ट कार्य को संपन्न करेंगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, ऊतक कहा जाएगा। और प्रत्येक ऊतक स्वयं एक विशिष्ट कार्य करता है, हर एक ऊतक क्या करता है, विशिष्ट कार्य करता है। प्राणियों में मैंने एक एग्जाम्पल लिया मांसपेशी ऊतक का, वनस्पतियों में संवहनी ऊतक का लिया है। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये प्लांट ऊतक है, ठीक है, वनस्पति ऊतक, जिसके अंदर आप लोग जाइलोम हो गया, ठीक है, फाइलम हो गया, वेस्कुलर टिश्यू हो गया, ये सभी क्या करते हैं, पानी और अन्न का वहन करने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। यदि हम लोग पाद ऊतक देखें, पाद ऊतक मतलब वनस्पति ऊतक, उसके अंदर 2 ऊतक हैं, ठीक है, विभाज्यकी ऊतक और स्थायी ऊतक। और जंतु ऊतक मतलब सजीव ऊतक में कौन कौन से, यहाँ पर 6 दिया है, लेकिन 4 मुख्य होते हैं, इन 6 को भी आप लोग समझ सकते हो। ये ऊतक अलग अलग क्या बनाते हैं, अंग तैयार करते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्मूथ है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम है, ये ब्लड है, संयोजी ऊतक है, और एक कोलुमनार एपिथेलियम है। तो ये अलग अलग ऊतक तैयार करते हैं। आपने कक्षा 9वीं में देखा होगा कि जो उपकला ऊतक होता है उसके आगे जाके 8 प्रकार है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे देखते हैं। ऊतक संवर्धन में पिछली कक्षा में आपने जैव प्रौद्योगिकी की कौन सी जानकारी प्राप्त की है, तो उसके लिए हमने ऊतक संवर्धन और जनुकीय अभियांत्रिकी, ये दोनों के बारे में पिछली कक्षा 9वीं में इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो स्टूडेंट्स, ऊतक संवर्धन होता क्या है, ऊतक संवर्धन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, किसी भी वनस्पति को हम लोग तैयार कर सकते हैं। उस वनस्पति किसी भी अंग को लेकर ये पूरा का पूरा वनस्पति हम लोग तैयार कर सकते हैं प्रयोगशाला में। ठीक है, इससे क्या होगा, उस वनस्पति की संख्या बहुत ज्यादा, एक साथ में बहुत ज्यादा वनस्पति हम लोग उगा सकते हैं। और साथ ही साथ जो वनस्पति तैयार रहेगी वो जंतु रहित रहेगी, मतलब उस वनस्पति में किसी प्रकार की बीमारी और हर एक चीज को
जो पर्यावरण में जो घातक बीमारियां होती हैं उनको सहन करने की क्षमता पाई जाती है और कम समय में वो वनस्पतियां ज़्यादा उगाई जा सकती है। जैसे केले की फसल होती है, ठीक है, और सेब की फसल होती है, आलू की फसल होती है, इन सभी में आज उत्तक संवर्धन बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सबसे पहले अगर उत्तक संवर्धन का उपयोग किया गया था सन 2002 में, सबसे पहले कपास में उपयोग किया गया था। बीटी कॉटन नाम का एक फसल है जिसके अंदर उत्तक संवर्धन का सबसे पहले उपयोग किया गया था। पिछले 3 दशक से स्टूडेंट्स, पिछले 3 दशक से उत्तक संवर्धन की शुरुआत हुई है और पिछले 2 दशकों में उत्तक संवर्धन के ऊपर भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, ठीक है। और उत्तक संवर्धन किसी वनस्पति की प्रजाति को बढ़ाने के लिए और कम जगह में ज़्यादा वनस्पति लगाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है और ये किसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। इससे किसान कम जगहों में ज़्यादा फसल लगाकर ज़्यादा कमाई कर सकता है। सजीव शरीर के बाहर पोषक निर्जुक्त माध्यम में सजीव की कोशिका अथवा उत्तक की वृद्धि करने की प्रौद्योगिकी को उत्तक संवर्धन कहते हैं। क्या करते हैं, शरीर के बाहर ये प्रयोगशाला में नया वनस्पति या नया उत्तक तैयार किया जाता है। अब आगे, जनुकीय अभियांत्रिकी उत्तक संवर्धन संपूर्ण जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ये जनुकीय अभियांत्रिकी हो गया उत्तक संवर्धन, ये जो है इसे क्या कहा जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहले जो भी अंग रहेगा वनस्पति उसको ले लिया जाएगा और निर्जुक्त वातावरण में डाल दिया जाएगा और इस तरह से वनस्पति तैयार होकर मिलेगी और फिर बाद में इन्हीं वनस्पति को उस किसान के खेत में जाके लगा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर भी डायग्राम में देख सकते हो। उत्तक संवर्धन की विभिन्न प्रक्रियाएं, अभी हमने समझा कि उत्तक संवर्धन क्या होता है, उससे किसानों को क्या फायदा है, भारत सरकार को क्या फायदा है या अलग अलग देश को क्या फायदा हो सकता है। अभी समझ लेते हैं कि उत्तक संवर्धन में अलग अलग कौन कौन सी प्रक्रियाएं की जाती है। मान लीजिए यहाँ पर केले का पेड़ है तो उसके अंदर के वनस्पति स्कंद ले लिया जाएगा, वनस्पतियों से कुछ स्कंद ले लिया जाएगा, उसकी जड़ें ले ली जाएंगी, बाद में उसका प्राथमिक संस्कार करेंगे, मतलब उसको साफ कर देंगे, ठीक है ना, एकदम अच्छे पानी से उसको क्या कर देंगे, साफ कर दिया जाएगा। उसको बाद में जो भी टेस्ट ट्यूब रहेगा, जो बॉटल है, उसको निर्जुक्त वातावरण में प्रजनन, विभाजन और बहुविधन करेंगे, उसका प्रजनन करवाएंगे, विभाजन बहुविधन करेंगे। फिर तना मूल आरंभ होना स्टार्ट होगा, उसके अंदर तने निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर प्रथम ध्रुवीभवन होगा। प्रथम ध्रुवीभवन मतलब उसको शीत घर में लेके जाया जाएगा। कहाँ पर ले जाएगा, शीत घर में लेके जाया जाएगा। उसके अंदर बहुत बड़े, इतने बड़े बक्सा रहेगा, छोटे छोटे खाने रहेंगे जिसके अंदर वनस्पतियों को लगा दिया जाता है, ठीक है। और बाद में ये खाना जो है वो कहाँ जाएगा, द्रोणीभवन की द्वितीय द्रोणीभवन मतलब किसान के खेत में जाएगा और यहाँ से किसान निकाल के अपने खेत में लगा सकता है। इस तरह वो ज़्यादा पैदावार किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है क्या। अब आगे देखते हैं कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसा विज्ञान जिसके अंदर आप कोशिका के प्रकार, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, 2 प्रकार की कोशिका होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका अलग होती है। कोशिका की रचना, कोशिका की रचना में अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर केंद्रक होता है, जीवद्रव होता है, गोल्गी पिंड होता है, तंतु कणिका, आंतरद्रव्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम, लवण, ये सभी क्या है, कोशिका की रचना। इन सभी के बारे में अध्ययन करना, केंद्र के बारे में अध्ययन करना, जीवद्रव के बारे में अध्ययन करना, गोल्गी पिंड, तंतु कणिका, इन सभी के बारे में अध्ययन करना, कोशिका के अंगों को, वही आया कोशिका के अलग अलग अंगों होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना, इसको क्या कहा जाएगा, कोशिका विज्ञान कहा जाएगा। तो समझ में आ गया कोशिका विज्ञान मतलब क्या होता है, ऐसा विज्ञान जिसके अंदर कोशिका के प्रकार, कोशिका की रचना और कोशिका के अंगकों के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका विज्ञान कहेंगे, ठीक है। अब आगे, कोशिका विज्ञान ये जीव शास्त्र की एक शाखा है। आगे, इनमें कोशिका उपयुक्त मुद्दों के अलावा, ये जो कोशिका प्रकार हो गया, कोशिका रचना हो गया, कोशिका अंगक, इनके अलावा कोशिका विभाजन और कोशिका से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी अध्ययन किया जाता है। कोशिका के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, कोशिका के रचना के बारे में अध्ययन करेंगे, कोशिका के अंगकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके साथ साथ कोशिका विभाजन और कोशिका से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिका विभाजन स्टूडेंट्स 2 प्रकार से होता है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, ठीक है ना, ये 2 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। आगे, कोशिका विज्ञान के कारण मनुष्य स्वास्थ्य से जुड़े क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कोशिका विज्ञान की वजह से स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी बदलाव है। कोशिका विज्ञान की वजह से जो नई नई अलग अलग दवाइयाँ बनाई जा रही हैं और उन कोशिकाओं के बारे में जान के अलग अलग वनस्पतियाँ उगाई जा रही है, जिससे दवाइयाँ बनाने से वनस्पतियों का इलाज किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो वनस्पतियाँ तैयार की जा रही हैं उन वनस्पतियों में किसी प्रकार के जीवाणु
विषाणु नहीं होते जिसकी वजह से वनस्पति को खाने से किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। ठीक है, भारत में 2 जगहों पर कोशिका संशोधन संस्था स्थापित की गई है, पुणे में और बेंगलुरु में कोशिका संशोधन संस्था की स्थापना की गई है। कोशिका संशोधन संस्थान और बेंगलुरु में इनस्टेम ये संस्थान बहुत महत्वपूर्ण संशोधन कर रही है। अगर हम लोग बात करें पुणे में, तो पुणे में कोशिका संशोधन संस्थान जो कार्य कर रहा है, और बेंगलुरु में इनस्टेम नाम का जो संस्थान है वो काम कर रहा है। किसमें काम कर रहा है? कोशिका संशोधन में कार्य कर रहा है। ठीक है, ये 2 संस्थान हैं। अब आगे देखते हैं मूल कोशिका, स्टेम सेल। स्टूडेंट्स, इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई टॉपिक रहेगा तो है मूल कोशिका। क्या कहा जाएगा? मूल कोशिका। मूल कोशिका मतलब ऐसी कोशिका स्टूडेंट्स जो बच्चों के विकास के दौरान, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, माता के गर्भ में होता है, तो उसके अंदर मूल कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इस कोशिका के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि ये अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। ठीक है, अगर मूल कोशिका मिल जाए तो उस मूल कोशिका से पूरा का पूरा अंग और पूरा का पूरा सजीव तैयार किया जा सकता है प्रयोगशाला में। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉली, जो क्लोनिंग करके तैयार की गई थी डॉली। इसके बारे में यदि जानकारी आपको मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो 9वीं का टॉपिक है, अभी बताने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मूल कोशिका अगर रहेगी तो उस मूल कोशिका से हम लोग किसी भी अंग का विकास कर सकते हैं, अर्थात पूरा का पूरा सजीव हम लोग तैयार कर सकते हैं। यहां तक समझा? चलिए पढ़ लेते हैं कि मूल कोशिका क्या होती है और मूल कोशिका का क्या उपयोग है, और मूल कोशिका सजीव में कहां पाई जाती है। कोशिकाएं बहुकोशिकीय सजीव के शरीर में स्थित अन्य प्रकार की कोशिकाओं को जन्म देती है। जो बहुकोशिकीय सजीव हैं, ये मूल कोशिकाएं क्या करती हैं? वो अलग अलग कोशिकाओं क्या करती है? जन्म देती है। उसी प्रकार जख्म होने पर उसे भरने के लिए इन कोशिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो मूल कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग कोशिकाओं को जन्म देती है, अर्थात जब लोगों को घाव लगता है, हमारा शरीर का कोई हिस्से में घाव लग जाता है, ठीक है, तो उन घाव को भरने का काम भी कौन करता है? मूल कोशिका ही करती है। मतलब मूल कोशिका क्या करती है? अलग अलग कोशिकाओं को जन्म देना, और आपके शरीर में अगर कोई घाव लग जाए तो उस घाव को भरने का काम भी कौन करेगा? मूल कोशिका करती है। तो मूल कोशिका बनती कैसे है और कहां पाया जाएगा उसके बारे में देखते हैं। स्त्री युग्मक मतलब डिंब, पुयुग्मक मतलब शुक्राणु। स्त्री युग्मक, पुयुग्मक, इनका फलन होने से युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है, आपको मालूम है। ठीक है, पहले दिन जायगोट तैयार हो जाता है, पहले दिन में। ठीक है ना, जिसे आगे चलकर सजीव का निर्माण होता है। सही बात है, स्त्री युग्मक और पुयुग्मक का संयोग होता है और फलन प्रक्रिया होती है, युग्मक तैयार होता है, और युग्मनज से आगे जाके पूरा पूरा सजीव तैयार होता है। वृद्धि के प्रारंभिक समय में वह सजीव कोशिका का एक गोला होता है। जब वृद्धि के प्रारंभिक समय होता है स्टूडेंट्स, 3रा दिन, 4था दिन या 5वें दिन, या जो भी है, जो भी समय है उसका, उस समय क्या होता है? सजीव कोशिका का एक गोला होता है। उसमें की सभी कोशिकाएं लगभग एक जैसी होती है। वृद्धि की स्टार्टिंग में जो कोशिका होती है लगभग एक जैसी होती है, लेकिन जैसे जैसे उन कोशिका का विभाजन होता जाता है, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता जाता है, तो वो कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होना शुरू कर देती हैं। इन कोशिकाओं में मूल कोशिका कहते हैं। ये जो सारी कोशिकाएं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? मूल कोशिका। मतलब वृद्धि के प्रारंभिक समय में जो सजीव की जो कोशिका होती है एक गोला होता है, और इसे क्या कहा जाता है? मूल कोशिका कहते हैं। आगे चलकर यही कोशिकाएं अलग अलग ऊतकों का निर्माण करती हैं। सही बात है, क्योंकि ऊतक का निर्माण कौन करता है? कोशिका तैयार करती है। तो आगे चलकर यही जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग ऊतक का निर्माण करेंगी, और यही ऊतक आगे जाके अलग अलग कार्य करने का मदद करेंगे। ठीक है, यहां तक समझा? किसी भी अंग का कोई भी भाग क्षतिग्रस्त होने पर क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इस मूल कोशिका का उपयोग करके अगर आपके शरीर का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो गया, उसको नुकसान हो गया, घाव लग गया है, तो उस क्षतिग्रस्त अंग का पुनर्निर्माण करना किसका काम है? मूल कोशिका का काम है। कि मूल कोशिका में विभाजन पाया जाता है, मूल कोशिका अपने समान नए कोशिकाओं को जन्म दे सकती है, और साथ ही साथ अगर आपके शरीर में कोई घाव हो जाता है तो उस घाव को भरने का काम भी कौन करती है? मूल कोशिका करती है। ये तो समझ गए कि मूल कोशिका होती क्या है। अब समझ लेते हैं मूल कोशिका पाई कहां जाती है। कोशिका का विभेदन, डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल। विकास की प्रक्रिया के समय मूल कोशिकाएं किसी भी प्रकार की कोशिका निर्माण कर सकती है। विकास की प्रक्रिया मतलब जब शिशु बहुत छोटा होता है, माता गर्भ में होता है, तो उस समय मूल कोशिकाएं किसी भी प्रकार की कोशिका निर्माण कर सकती है। मतलब इतना ज्यादा सक्षम होती है वो लोग, मूल कोशिका, कि किसी भी प्रकार की कोशिका निर्माण कर सकती है। अगर किसी के शरीर में हार्ट प्रॉब्लम, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा, हृदय कार्य नहीं कर रहा है, तो मूल कोशिका का उपयोग करके हृदय बनाया जा सकता है। कोई भी अंग बनाया जाता है मूल कोशिका का उपयोग करके। ठीक है, इतनी ज्यादा सक्षम होती है, पूरा का पूरा शरीर निर्माण कर सकने वाली क्षमता मूल कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है।
आगे, भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न ऊतकों का निर्माण की प्रक्रिया को मूल कोशिका का विभेदन कहते हैं। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग ऊतकों का निर्माण करना, इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का विभेदन कहा जाता है। विभेदन से निर्मित ऊतकों में विभेदन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात ये कोशिकाएं स्वयं के समान अन्य कोशिका निर्मित कर सकती है। विभेदन से निर्मित जो ऊतक रहेंगे, ठीक है, अगर कोई ऊतक जो है वो विभेदन से निर्माण है तो वो ऊतक आगे जाके विभेदन नहीं कर सकता, मतलब विभेदन जो है एक ही बार हो सकता है एक कोशिका का। ठीक है, अब आगे, मूल कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो माता के गर्भाशय से जुड़ी नाल में। जो माता गर्भाशय से जब शिशु का जन्म होता है तो नाल जुड़ी होती है, ठीक है ना, उन नाल में क्या पाएगा? मूल कोशिका पाई जाएगी। दूसरा, भ्रूण की कोरक पुटी ब्लास्टोसाइट अवस्था में, जब स्टूडेंट्स भ्रूण जब स्त्री युग्मक और पुंज युग्मक का संयोग होता है और फलन के तीसरे और पांचवें दिन में जो प्रक्रिया होती है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, जिसके अंदर कोशिकाओं का विभाजन होकर 16 कोशिकाएं तैयार हो जाती है। क्या कितनी कोशिकाएं तैयार होती है? कुछ 16। और ये जो होता है ये कोशिका के एक हिस्से में जाके क्या होती है? इकट्ठा हो जाती है, और ये जो खाली जगह होती है ये ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। और इसी खाली जगह में अलग अलग अंगों का क्या होगा? निर्माण होगा, और यहीं पर आपको क्या मिलेगा? मूल कोशिका मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर की रक्त अस्थि मज्जा, मतलब रेड बोन मैरो में जो शरीर में हड्डियां होती है उस हड्डियों के अंदर पाया जाएगा मूल कोशिका। वसी संयोजी ऊतक और रक्त के अंदर और वसी संयोजी ऊतक के अंदर आपको मूल कोशिका मिल सकती है। तो 5 जगह आपने देखा कि माता गर्भाशय में भ्रूण की कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट में मैंने बताया कि जब उसका फलन होता है तीसरे से 5वें दिन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनना शुरू होता है, तीसरे दिन बनना शुरू होता है, 5वें दिन तक चलता है। ठीक है, उस समय शरीर की जो हड्डियां होती है उस हड्डियों के अंदर रेड कलर का रेड बोन मैरो होता है जिसके अंदर पाया जाता है, और रक्त वसी संयोजी ऊतक में और रक्त के अंदर आपको मूल कोशिका मिलेगी। और ये मूल कोशिका अंदर इतनी क्षमता होती है, पूरा का पूरा सजीव और पूरा का पूरा अंग निर्माण करने की क्षमता होती है। ठीक है, का जतन मतलब स्टूडेंट संभालना, प्रिजर्वेशन करना, संभाल के रखना। कैसे संभाल के रखा जाएगा? मूल कोशिका को संभाल के कैसे रखा जाएगा? ठीक है, मान लिया किसी व्यक्ति के शरीर से, किसी प्राणी के शरीर से मूल कोशिका निकाल ली गई, लेकिन अब उस मूल कोशिका को प्रयोगशाला तक ले जाते समय या प्रयोगशाला में जब रखा जाता है तो उसका जतन कैसे किया जाए? ठीक है ना, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रहेगा, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। मूल कोशिका जतन करने के लिए नाल में स्थित रक्त अस्थि मज्जा कोरक पुटी की भ्रूण कोशिका नमूने सावधानी पूर्वक जमा किए, मतलब जहाँ जहाँ से मूल कोशिका पाई जाती है वहाँ से मूल कोशिका को जमा किया जाता है। जमा करके उनको जंतु विरहित छोटी छोटी कुपियों में रखा जाता है। छोटी छोटी कुपियाँ रहेंगी, उन कुपियों में क्या कर दिया जाएगा? रख दिया जाएगा। जंतु विरहित मतलब उसके अंदर कोई जंतु उंतु ना लगे। ठीक है, उनको जंतु विरहित रख दिया जाएगा। और ये कुपियां जो रहेंगी उनका जो टेम्परेचर रहेगा -1350 डिग्री सेल्सियस से लेकर -1900 डिग्री सेल्सियस, इतने कम तापमान पर द्रव रूप नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि उसके अंदर किसी भी प्रकार का सूक्ष्मजीव और कोई भी क्षति ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मूल कोशिका का जतन किया जाता है प्रयोगशाला के अंदर। अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स मूल कोशिका संशोधन, स्टेम सेल रिसर्च। अब समझना है कि मूल कोशिका का उपयोग करके क्या क्या चीजें तैयार की जाती है और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी की सबसे क्रांतिकारी घटना मूल कोशिका संशोधन है। अगर बात किया जाए जैव प्रौद्योगिकी का, तो जैव प्रौद्योगिकी में अगर सबसे क्रांतिकारी कोई घटना हुई है तो मूल कोशिका है। मूल कोशिका का उपयोग करके, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, शरीर का कोई भी अंग, शरीर का कोई भी हिस्सा तैयार किया जा सकता है। यहाँ से यहाँ तक कि पूरा सजीव तैयार भी हो सकता है, यहाँ तक कि पूरा मानव भी तैयार हो सकता है, लेकिन मानव तैयार करने में रिस्ट्रिक्शन है, मानव को तैयार नहीं किया जाता। डॉली नाम की पहली भेड़ तैयार की गई थी मूल कोशिका का उपयोग करके प्रयोगशाला के अंदर। मूल डॉली के ऊपर यूट्यूब पर या तो आपको इंटरनेट पर अलग अलग जानकारियां मिल सकती हैं। ठीक है, अब आगे पूर्ण चिकित्सा विज्ञान में मूलगामी बदलाव लाने की क्षमता इस प्रौद्योगिकी में, जो चिकित्सा विज्ञान है उसके अंदर बहुत पूरी तरह से बदलाव लाने की क्षमता मूल कोशिका में पाई जाती है। स्रोत के आधार पर मूल कोशिका दो प्रकार से होती है, दो प्रकार की मूल कोशिका होती है, भ्रूणीय मूल कोशिका और वयस्क मूल कोशिका। भ्रूणीय मूल कोशिका में क्या होता होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर जब शिशु बहुत छोटा रहेगा, मतलब माता गर्भ में रहेगा, तब जो कोशिकाएं रहेंगी मूल कोशिका, उनको भ्रूणीय मूल कोशिका कहेंगे। और वयस्क होने के बाद मतलब उसको रेड बोन मैरो में से या रक्त में से, ठीक है, अस्थि मज्जा में से, यहाँ से अगर प्राप्त किया जाएगा तो वयस्क मूल कोशिकाएं होंगी। तो स्टूडेंट्स
इन दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल में अध्ययन करने वाले कि भ्रूणी मूल कोशिका क्या होती है और वयस्क मूल कोशिका क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आप लोग को स्टूडेंट्स पूरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।